नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर की जिसने लिस्ट होने के बाद अभी तक 10 गुना का रिटर्न दिया हुआ है। और ये कंपनी रेलवे सेक्टर में एक मोनोपोली है जिसका मेन बिजनेस है केटरिंग में और ई टिकटिंग में। सो आई होप आपने सही गैस किया होगा, हम बात कर रहे हैं IRCTC के बारे में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि इतनी बेहतरीन कंपनी होने के बावजूद भी IRCTC क्यों आज इन्वेस्टर्स के बीच में सिर्फ एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट बन के ही रह चुकी है। हालांकि कंपनी में आज हम देखेंगे कि कंपनी का रिटर्न कितना दिया है और कंपनी में ऐसी क्या बात है जिसके लिए इन्वेस्टर आज इसको सिर्फ एक मोमेंटम स्टॉक बन के ही देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि IRCTC का जो रेवेन्यू है ये इन 5 बिजनेसेस से आता है, लेकिन सबसे ज्यादा उनका रेवेन्यू कलेक्ट होता है ई टिकटिंग के द्वारा। तो अगर आपको याद होगा 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था IRCTC का जो भी रेवेन्यू बनता है उसमें से 50% जो कन्वीनियंस फी है उसका 50% आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जब ये न्यूज बाहर मार्केट में आ गई तो उस टाइम पर इन्वेस्टर्स के बीच में काफी ज्यादा अफरा तफरी हुई और इस अफरा तफरी के बीच में इन्वेस्टर्स ने डर के मारे अपने जो होल्डिंग्स थे वो बेच दिए और ये सेलिंग एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में हुई कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक दिन में झटके से गिर गया। इसका खामियाजा गवर्नमेंट को पता चला और अपनी भूल सुधारते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरे दिन ही डिसीजन को रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन ऑलरेडी देरी हो चुकी थी और शेयर प्राइस नीचे गिर चुका था। इसके चलते इन्वेस्टर्स को एक बात समझ में आ गई थी, भले IRCTC एक मोनोपोली स्टॉक है लेकिन इस स्टॉक में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट आगे जाके इंटरफेयर कर सकती है और आगे जाके गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइस पर अगर इफेक्ट होगा तो सबसे ज्यादा खामियाजा इन्वेस्टर्स को हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर आगे से सावधान हो गए और इस शेयर्स में लॉन्ग टर्म की जगह पे उन लोगों ने अपना मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट रखना ही पसंद किया। और दोस्तों इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स ने एक चीज भी नोटिस की है कि कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें सबसे ज्यादा पहले गवर्नमेंट का स्टेक्स हुआ करता था, अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट OFS के द्वारा अपना जो स्टेक है वो कंपनी से धीरे धीरे कम कर रही है, यानी कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रही है। और जब किसी भी शेयर में अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम होता है तो ऑब्वियसली बात है इस शेयर में आगे जाके कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसी के चलते इन्वेस्टर्स के बीच में काफी ज्यादा अभी अफरा तफरी हो चुकी है कि ये शेयर में इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे जाके अगर कंपनी गवर्नमेंट इस शेयर के लिए कोई अलग से पॉलिसी बनाती है, जैसे कि ये प्रॉफिट शेयरिंग का भी 2 साल पहले हमने देखा, अगर इसी टाइप की अगर कोई पॉलिसी वो नहीं लाती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्वेस्टर्स को हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एक मीडियम टर्म का ही एक सोच लेके चल रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा काफी सारे ब्रोकर्स जो IRCTC को रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न की जगह पर सिर्फ एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट या तो एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एक डिसीजन की वजह से इन्वेस्टर्स के माइंड पर कितना असर हुआ है और क्यों ये स्टॉक आज इन्वेस्टर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंटम स्टॉक यानी मीडियम टर्म स्टॉक बन के ही रह चुका है। तो दोस्तों आपको पता है FMCG में एक ऐसी कंपनी भी है जिसका मार्केट वैल्यू 5.5 लाख करोड़ का है और ये FMCG की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी क्यों इन कुछ सालों में कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो इतनी स्टेबल क्यों हो चुकी है। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में अच्छी जानकारी दी है, प्लीज आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्यों इतने साल में HUL का शेयर प्राइस है वो इतना अंडर परफॉर्म रहा है। तो दोस्तों इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।